Now we would like to learn about Joule's law of heating. Okay, so first we will understand when does the heating effect will take place. Okay, so whenever electrons are flowing in the wire, so this is our wire and some electrons are flowing over it. So then if I is the current flowing through this wire and this is resulted in the what? There is a resistance is increased. When the resistance is increased, there is a more oppositions to the electrons flow. So electrons flow के लिए resistance एक opposition की तरह काम करेगा. So this will result in the what? Heating process. तो किस टाइप का सर्किट हीटिंग कर सकता है? So purely resistive circuit heating कर सकता है, ठीक है? This type of circuit will be okay making the heating process to happen. So purely resistive circuit क्या होता है? So purely resistive circuit का मीनिंग होता है कि एक सर्किट के अंदर रेसिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है डायरेक्टली बैटरी को, इसे हम बोलते हैं प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। तो किस टाइप के सर्किट हीटिंग कर सकते हैं? प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। आंसर होता है प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। डायरेक्टली वन वर्ड क्वेश्चन है कि प्योरली रेसिस्टिव, ठीक है, सर्किट। तो ये होता है प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। तो हीटिंग इफेक्ट के लिए प्योरली रेसिस्टिव सर्किट बनाना जरूरी है, ठीक है। सो जो भी हम एनर्जी सप्लाई करते हैं तो वो डिसिपेट हो जाएगा किसके फॉर्म में? सो इट विल बी लाइक, जो भी हम एनर्जी सप्लाई करते हैं वायर के अंदर, ठीक है, कौन सा एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम लोग एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वायर के अंदर, तो ये कौन सा एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म में सप्लाई कर रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी तो दो फॉर्म्स में यूटिलाइज होगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या तो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो के लिए यूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के लिए यूज हो रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन फ्लो के लिए यूज नहीं हो रहा है वो किस लिए होगा? सो इट इज डिसिपिएटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। या तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के मोशन के लिए यूज होगा या डिसिपिएशन ऑफ हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, या हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, या लिबरेट होगा। तो इसी को हम बोलते हैं सो कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। डिसिपेशन ऑफ हीट एक फैक्टर है। तो इस मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि एक वायर में कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है एक टाइम पर। तो मुझे एक रिलेशन दिया गया है जिसका नाम है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो हम लोग एक वायर के अंदर अगर हम पता लगाना चाहते हैं कि कितना हीट जनरेट हो सकता है, तो हम पता लगा सकते हैं एक लॉ से जिसका नाम है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सो अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड हम लोग पता लगा सकते हैं इसमें। तो हम लोग अभी पता लगाएंगे कि कितना हीट जनरेट होता है इस इक्वेशन के हिसाब से। सो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का स्टेटमेंट लिख लेते हैं। सो व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग? ठीक है, इसका पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी हम आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है? सो अमाउंट ऑफ हीट डिसिपिएटेड। तो आपको लिखना होता है अमाउंट ऑफ हीट डिसिपिएटेड, अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड इन एनी वायर, और इन एनी वायर और डिवाइस, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब वो किसको प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो फर्स्ट फैक्टर होता है यहाँ पर स्क्वायर ऑफ द करेंट। स्क्वायर ऑफ करेंट, अगर स्क्वायर ऑफ करेंट फ्लो करते हैं वायर के अंदर, तब इसको ये क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। या रेसिस्टेंस को हो सकता है, रेसिस्टेंस, और टाइम फॉर विच डिवाइस यूज्ड। ओके, टाइम फॉर विच करेंट फ्लोस, ठीक है। तो ये तीन फैक्टर्स होते हैं, स्क्वायर ऑफ द करेंट, रेसिस्टेंस एंड टाइम फॉर विच डिवाइस यूज्ड। तो हम इसी बात को अभी समझेंगे। सो वी विल अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। सो व्हाट इज दैट वन? फॉर एग्जांपल यू हैव दिस इक्वेशन एच इज इक्वल टू, स्क्वायर ऑफ द करंट हमने बताया था आई स्क्वायर, ठीक है, आर इंटू टी। सो ये जो टर्म्स होते हैं, ये एच का मतलब होता है सो हीट डिसिपेटेड, हीट डिसिपेटेड। आई का मीनिंग होता है सो करेंट फ्लो। आर का मीनिंग होता है रेसिस्टेंस। टी का मीनिंग होता है टाइम। सो दीज आर द टाइम्स। अगर हम लोग
5 एम्पियर करंट फ्लो करना था एक वायर के अंदर। एक वायर के अंदर 5 एम्पियर करंट की हम लिमिट में फ्लो कर सकते हैं, लेकिन हमने स्टार्ट कर दिया फ्लो करना 25 एम्पियर करंट सेम वायर के अंदर। तो अगर सेम वायर के अंदर 25 एम्पियर करंट सप्लाई किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइस हीट होने लगेगा, तो हीट डिसिपेट होने लगेगा। अगर हम रेसिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, रेसिस्टेंस को बढ़ाने पे भी क्या हो जाएगा, डिवाइस हीट होने के चांसेस हो सकते हैं। या ज़्यादा देर तक हम एक कोई डिवाइस यूज करते हैं, इफ़ यू आर यूजिंग एनी डिवाइस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, then also what is happening, heat is dissipated, okay, so energy is dissipated in the form of heat। तो ये हम सब देख सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो अब हम पढ़ेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के एप्लीकेशंस। सो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग? तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के 3 एप्लीकेशंस होते हैं। पहला होता है हीटिंग डिवाइसेस के अंदर। ठीक है, हीटिंग डिवाइसेस के अंदर पहला एप्लीकेशन होता है, मतलब जो भी डिवाइसेस रेसिस्टेंस की वजह से हीटिंग इफेक्ट दिखा सकते हैं, वैसे डिवाइसेस में हम हीटिंग डिवाइसेस में यूटिलाइज कर सकते हैं। सेकंड होता है बल्ब के अंदर, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो व्हाट व्हाट हैपेंस इन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं और वो लाइट एनर्जी हम लोग रेडी कर रहे हैं। दिस इज हैपनिंग इन द व्हाट, इलेक्ट्रिक बल्ब। सो हाउ टू मेक दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू बी कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी पॉसिबल? तो हम लोग यूज करते हैं फिलामेंट इन द बल्ब। बल्ब में एक फिलामेंट होता है, फिलामेंट का नाम है, ठीक है, बल्ब का फिलामेंट का नाम है टंगस्टन। अब टंगस्टन की स्पेशलिटी ये है कि इसका एक हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट कितना, 3380 डिग्री सेल्सियस। तो इतना हीट होने के बाद ये मेल्ट हो जाएगा, तो मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है। तो ऐसे वाला फिलामेंट हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर। कौन सा फिलामेंट यूज करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर? टंगस्टन, याद रखिएगा, टंगस्टन। टंगस्टन इज द फिलामेंट विच इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो जब भी टंगस्टन हीट हो जाएगा, तब इसके अंदर, बल्ब के अंदर एक गैस होता है जिसका नाम है, ठीक है, गैस इन बल्ब। ठीक है, या तो एर्गन रहेगा या नाइट्रोजन। ठीक है, इनएक्टिव नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, एर्गोन या इनएक्टिव नाइट्रोजन प्रेजेंट हो सकता है बल्ब के अंदर। तो ये जब गैसेस फिलामेंट के साथ टकराएंगे तो ये लोग क्या हो जाएंगे, so they will be like producing spark and then it leads to the glowing of the bulb। तो इस तरह से glowing of the bulb होने लगता है। ठीक है, by the heating effect of the filament, okay, बल्ब हीट होने की वजह से हम हीटिंग इफेक्ट देख सकते हैं। सो नाउ वी विल सी अबाउट द फ्यूज, वर्किंग ऑफ द फ्यूज। ठीक है, फ्यूज इज यूज्ड एज अ व्हाट, सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है। तो ये दो फेनोमेनन से हमको बचा सकता है। एक पहला होता है कि ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग, ठीक है, ओवरलोडिंग, और एक शॉर्ट सर्किट। ये दो प्रोसेस से हमको बचाने का काम करेगा फ्यूज। तो ओवरलोडिंग क्या होता है, जब भी आपके पास एक टर्मिनल है, तो आप इस टर्मिनल में बहुत सारे प्लगइन्स एक ही साथ कर दे रहे हो, तो करंट यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होगा टर्मिनल के अंदर। तो करंट जब ज़्यादा इंक्रीज होगा, तो क्या होने के चांसेस होते हैं, करंट का ज़्यादा इंक्रीज होना होना एब्रप्टली इंक्रीज हो जाना। ठीक है, समटाइम्स इट विल रिजल्ट इन फायर। ठीक है, सो ये होता है ओवरलोडिंग, मतलब आपने एक एक डिवाइस में जितने सॉकेट्स में जितने, ठीक है, इनपुट देने चाहिए उतने नहीं दिए हैं, उससे ज़्यादा दिए हैं, तो उतने ज़्यादा ब्लेमसेस वहाँ पे होने की वजह से ज़्यादा करंट फ्लो होगा इस सॉकेट के ऊपर, तब जाकर ओवरलोडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। शॉर्ट सर्किट कब होगा, जब दो वायर्स एक दूसरे से ठीक है, एक दूसरे पे ओवरलैप करने लगे, तब क्या हो सकता है, देयर इज अ व्हाट, सो ए शॉर्ट पाथ इज क्रिएटेड। ओके, करंट जो घूम के जाना चाहिए था वो घूम के नहीं जाएगा, यहाँ से ही चला जाएगा। तो दिस इज रिजल्टिंग इन एब्रप्टली इंक्रीज इन द व्हाट, current here। So I is increasing at a rapid rate, so this will result in the what, again, so burning of the circuit, burning of the wires। so this results in what, two processes, overloading, short circuit से बचने के लिए हम फ्यूज यूज करते हैं। तो फ्यूज का एक स्पेशलिटी होता है, अब फॉर एग्जांपल बोरोसिल वाला एक मटेरियल, ठीक है, या सिरामिक्स वाला एक मटेरियल हम यूज करते हैं। तो सिरामिक्स में हमने एक वायर जोड़ देते हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर हम एक वायर जोड़ देते हैं, तो ये वाला वायर हम इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। तो दिस इज अबाउट मेटालिक वन, यहाँ पे ये मेटालिक रहेगा, ये वाला सिरामिक वाला रहेगा। तो दिस विल रिजल्ट इन व्हाट, whenever a very high current flows। ओके, और एक बार हम ड्रॉ करके बता देते हैं आपको। फ्यूज का कुछ डायग्राम इस तरह होता है, एंड यहाँ पे दो एंड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेटलिक एंड होता है, तो मेटलिक एंड इंटरनल कनेक्शंस होता है कि मेटल के साथ ये जो वायर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, इसकी एक स्पेशलिटी होती है कि ये एक लो मेल्टिंग पॉइंट से बना हुआ होता है। ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल से, लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मटेरियल से बना हुआ होता है, और ये कंडक्टिंग होना चाहिए। ठीक है, कंडक्टिंग होना चाहिए। तो ऐसा वाला मटेरियल मेल्ट हो जाएगा जब ज़्यादा करंट फ्लो हो जाए तो। सो दिस मटेरियल विल मेल्ट, ठीक है, ये मटेरियल मेल्ट होने लगेगा जब ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो इस तरह से बीच वाला सर्किट क्या हो जाएगा, सो देयर इज ए ब्रेकिंग ऑफ द सर्किट, मतलब
कंटिन्यूअस सर्किट वाला पाथ ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये पाथ डिसकंटिन्यू हो जाएगा, पाथ विल बिकम डिसकंटिन्यूअस। ओके, व्हेन द मटेरियल इज मोल्टन, ठीक है, मोल्टन मटेरियल के अंदर डिसकंटिन्यूअस होने की वजह से आपके घर में हाई करंट फ्लो होने से बच सकता है, ठीक है, हाई करंट फ्लो होने से बच सकता है। So high current flow can be stopped, okay, and because the circuit is made discontinuous when there is a flow of high current than expected। तो इस तरह से फ्यूज हेल्प करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट को सेफ्टी डिवाइस की तरह। दिस इज ऑल अबाउट